हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी क्षितिज की पुस्तक से अध्याय 2, जिसका नाम है ल्हासा की ओर। और ये जो यात्रा वृत्तांत है ल्हासा की ओर, ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पाठ के सारांश की तरफ। तो देखते हैं पाठ में क्या क्या है। ल्हासा की ओर पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा भिकमंगों के वेश में की थी। तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है, जिस कारण यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। भीटे तिब्बत में पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न ही किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ तो बहुत ही कम पहाड़ियाँ और बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थीं। मतलब जो तिब्बत का समाज था, वहां पर छुआछूत, जाति पाति जैसी कोई कुप्रथा नहीं थी। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। उस समय तिब्बत की औरतें पर्दा नहीं करती थीं। मतलब वहां पर तिब्बत में उस समय पर्दा प्रथा नहीं थी। तो अब देखिए लेखक जो क्या कहता है कि लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले हुई, जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था। तब नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए लेखक ने इसे मुख्य रास्ता बताया है। चोरी के डर के कारण कोई भिखमंगों को घर में नहीं घुसने देता था। अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और जरूरत के अनुसार अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। घर की सास अथवा बहू उसे आपके लिए पका देगी। मतलब अगर आपको चाय पीना है तो आप किसी भी घर में जाकर के चाय बनवा सकते हैं अपने लिए। परित्यक्त चीनी किले से जब वे चले तो व्यक्ति को 2 चिटें राहदारी देकर थोंगला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ सुमति की पहचान व भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद जब वे इसी रास्ते से होकर लौटे थे तो उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी, क्योंकि उन्हें एक भिखारी की झोपड़ी में रुकना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी के वेश में ना होकर भद्र यात्री के वेश में थे। एक दिन लेखक व सुमति को विकट थोंगला पार करना था। डांडे लगभग 17 से 18 फुट की ऊंचाई पर होने के कारण सबसे खतरनाक जगह थी। डाकुओं के छिपने व सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाया करते थे। भिकमंगों के वेश में होने के कारण उन्हें हत्या का डर न था। वहां हथियार को लेकर कोई कानून न होने के कारण लोग लाठी डंडों की तरह बंदूक व पिस्तौल हाथ में लेकर घूमते थे। मीज वहां हथियार को लेकर के कोई कानून नहीं था। पहाड़ी से उतरते समय लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। वे रास्ता भटक गए और दूसरे रास्ते पर चल दिए, जिस कारण पहुंचने में देर होने पर साथ ही सुमति को गुस्सा भी आ गया। लेकिन जल्द ही गुस्सा शांत भी हो गया। वे लंकोर में अच्छी जगह रुके। वे दोनों तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंच गए। वहां सुमति की जान पहचान होने के कारण वे लोगों से मिलना चाहते थे, लेकिन लेखक ने मना कर दिया। सुबह जल्दी न चलने के कारण अब वे दोपहर की धूप में चल रहे थे। सुमति यजमान से मिलने के कारण बहाना बनाकर शेखर बिहार गए। वे दोनों शेखर की खेती के मुखिया न्यमसे से मिले। वहां एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की 103 हस्तलिखित पोथियां भी थीं। लेखक इन पोथियों को पढ़ने लगे। सुमति जल्दी लौट आने का वादा कर यजमानों से मिलने चले गए और दोपहर तक वापस आ गए। तिंगरी अधिक दूर न होने के कारण लेखक सामान पीठ पर उठाकर न्यमसे से विदा लेकर चल दिए। तो ये तो था पाठ का सारांश। अब हम चलते हैं अपने पाठ में जो आए हुए प्रश्नोत्तर हैं उनकी तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है,
थोंगला के पहले थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो देखिए, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद शंख पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान नहीं रखते थे। यही कारण था कि दूसरी बार भद्रवेश में होने के कारण भी उनको रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। दूसरा प्रश्न है हमारा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उत्तर है, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो देखिए, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से दो कारणों से पिछड़ गया। एक पहला कारण ये था कि उसका घोड़ा जो था वो बहुत सुस्त था। दूसरा कारण था कि वह रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था। उसे वहां से वापस आना पड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो देखिए, एक मंदिर में लेखक वहां के बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वे पोथियों को पढ़ने में मग्न थे, इसलिए सुमति के अपने यजमानों से मिलने जाने के बारे में पूछने पर लेखक ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अगला उत्तर है हमारा, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया, दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो देखिए, इस यात्रा वृत्तांत से हमें पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां न थीं। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थीं। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के भी घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय चंग पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो देखिए, उत्तर हमारा पहला वाला बिल्कुल सही है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमति के यजमान और अन्य अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? ये हमारा चैप्टर रचना, ये क्वेश्चन हमारा रचना और अभिव्यक्ति से लिया गया है। सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनके अनेक विशेषताओं का पता चलता है। वो कौन कौन सी विशेषता हैं कि सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे, जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे और इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से ये उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। तो देखिए, यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते भी हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे ये अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से
वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है, उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा अध्ययन से, कि किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे। अब इसी बात को हम अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे। तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। अब ये जो नीचे वाक्य दिया गया है इसको हमें अलग अलग तरीके से लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। तो ये तो था हमारा पाठ ल्हासा की ओर, पाठ का सारांश और प्रश्नोत्तर। तो चलिए अब चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।